नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। 2024 का लोकसभा चुनाव दरअसल बीजेपी के लिए दक्षिण भारत के राज्यों में कुछ बड़ा कारनामा कर दिखाने वाला चुनाव होगा। उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर के राज्यों में अपना डंका बजा चुकी बीजेपी दक्षिण के राज्यों में हाँफने लगती है। ले देकर उसके पास सिर्फ कर्नाटक ही है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों में तेलंगाना भी बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया था। बीजेपी ने तेलंगाना की 17 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यहाँ तक कि बीजेपी उम्मीदवार ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी को भी चुनाव में हरा दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी सिर्फ कर्नाटक में ही पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती थी, और 2024 का लोकसभा चुनाव ऐसा पहला चुनाव होगा जब दक्षिण भारत के 5 राज्यों में बीजेपी पूरी ताकत झोंकने वाली है। कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 130 सीटें आती हैं, लेकिन बीजेपी के पास इन 130 में से मात्र 29 सीटें ही हैं, जिनमें 25 सीटें कर्नाटक और 4 सीटें तेलंगाना से हैं। यानी केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। 2019 लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी का एआईएडीएमके के साथ गठबंधन था, फिर भी बीजेपी जीरो रही। केरला में इतनी हाइप के बावजूद भी बीजेपी जीरो से आगे नहीं बढ़ पाई, जबकि आंध्र प्रदेश में तो बीजेपी को सिर्फ 1% ही वोट मिल पाए थे। लेकिन बीजेपी का मुख्य फोकस इस बार तेलंगाना पर रहेगा। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव से पहले 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बीजेपी ने आज खुद को बीआरएस के सामने मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में खड़ा कर लिया है और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। अब बीजेपी को लगता है कि वो तेलंगाना का किला भेदने के बहुत करीब है। जिस तरह से केसीआर की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, केसीआर की पार्टी और उसके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, केसीआर की बेटी के कविता भी शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, उससे बीजेपी के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की हार से भी 2 सबक सीखे हैं जो उसे तेलंगाना में काम आ रहे हैं। पहला तो ये कि कोई भी पार्टी राज्य में अपने संगठन को मजबूत किए बिना सरकार नहीं बना सकती है, और दूसरा ये है कि आंख बंद करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के फायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। इसलिए तेलंगाना में बीजेपी अपने वर्कर्स पर ही भरोसा दिखा रही है। उसने बहुत ही कम ही दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल कराया है, और इसके अलावा बीजेपी संगठन पर भी बहुत फोकस कर रही है। तेलंगाना में 2019 के बाद से जितने भी उपचुनाव हुए हों या फिर जीएचएमसी का चुनाव हुआ हो, उसमें बीजेपी या तो जीती है या फिर दूसरे नंबर पर रही है। इस वजह से कांग्रेस की हालत धीरे धीरे और भी बदतर होती जा रही है। इसके अलावा 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 19 विधायक चुनाव जीते थे। उनमें से 12 विधायकों ने बीआरएस पार्टी ज्वाइन कर ली, जिससे कांग्रेस का जनाधार कमजोर हुआ है। वहीं एक बात और है जो चुनाव जीतने के लिए जरूरी है, वो है राज्य का नेतृत्व। अगर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष लोकप्रिय है और वो अपने दम पर लाखों की भीड़ जुटा सकता है तो उससे कई चीज़ें खुद ब खुद ही हल हो जाती हैं। बंगाल में इसी तरह के लीडर की बीजेपी के पास कमी थी। जब बंगाल में बीजेपी को ममता बनर्जी के खिलाफ एक मजबूत लोकप्रिय नेता की कमी खली थी, तो तेलंगाना में बीजेपी के पास बांदी संजय कुमार जैसा एक ऐसा नेता है जो कि पॉपुलर है, संगठन की अच्छी जानकारी रखता है और लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहा है। अगर बीजेपी को केसीआर से टक्कर लेना है तो उसे तेलंगाना के किसी नेता को आगे करके चुनाव लड़ना होगा, और बांदी संजय कुमार वो नेता है जो केसीआर के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। तो तेलंगाना की लड़ाई बड़ी बिकट हो चुकी है। बीजेपी को लगता है कि वो जीत के बहुत करीब है, इसलिए बीआरएस चाहती है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो, जिससे सत्ता विरोधी वोट बीजेपी और कांग्रेस के बीच बढ़ जाएं, जिससे कि बीआरएस को फायदा हो सके। और आप मानकर चलिए, अगर बीजेपी ने साउथ तेलंगाना में अपने आप को मजबूत कर लिया, तब या तो तेलंगाना में हंग असेंबली रहेगी या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। पर क्या बीजेपी ऐसा करने में सफल हो पाएगी? क्या केसीआर बीजेपी को रोककर तीसरी बार सरकार बना पाएंगे, या कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें आने वाले कुछ महीनों में ही मिल जाएगा। धन्यवाद।